हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो वीडियो हम लेके आ रहे हैं वो मेनली यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन पे है। पिछला वीडियो था प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन। जो प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन है और यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। बच्चों देखो, जो यूकैरियोट्स है उसमें क्या होता है, प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन होते हैं और प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो हमारा प्रोकैरियोट्स है उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो सही है, बना हुआ है, लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से नहीं बना होता है। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा जो वाटसन क्रिक ने दिया था, उन्होंने ये बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, डीएनए क्या है, तो डीएनए एक मेनली क्या करता है, हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको वो स्टोर करता है। जैसे कि हम कैसे हैं, पापा की तरह हैं कि मम्मी की तरह हैं, ये मेनली हमारा जीन बताता है। ठीक है, वो काम कैसे करता है, तो पहले डीएनए से डीएनए अगर बनेगा तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से आरएनए बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मेनली ये जो डीएनए है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, आरएनए क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करेगा, और प्रोटीन क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब एक और बात समझिए, जो प्रोकैरियोट्स है ना उसमें जितने भी प्रोसेस आपने पढ़े, ठीक है, जैसे कि पहले क्या हुआ, इनिशिएशन हुआ, फिर एलोंगेशन हुआ, फिर टर्मिनेशन हुआ, लगभग सेम होता है यूकैरियोट्स में भी। लेकिन यूकैरियोट्स में एक चीज़ ज़्यादा होता है, वो है प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आज हम मेनली प्रोसेसिंग देखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, डीएनए और जो हम प्रोकैरियोट्स में पढ़े थे उसमें मेनली जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, एक आरएनए पॉलीमरेज से 3 आरएनए बनता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। लेकिन जो हमारा यूकैरियोट्स है उसके लिए मेनली बनाने के लिए 3 एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो तीनों से क्या होगा, एक कोड याद रखिएगा, रो मत। ठीक है, आर आर, एम एम, टी टी, मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है उससे क्या बनेगा, राइबोसोमल आरएनए बनेगा। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 है उससे कौन सा बनेगा, ट्रांसफ़र आरएनए बनेगा। तो आपको कोड कौन सा याद रखना है, रो मत। ठीक है, एक ये कोड, नहीं तो आपने HMT तो सुना ही होगा, HMT, तो H की जगह सिर्फ क्या कर दीजिए, R कर दीजिए, इजी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेरिजन टू प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, इसमें मेनली 3 आरएनए पॉलीमरेज लगता है, अभी बताया, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज था जो तीनों को बनाता था। ठीक है, कोड क्या था, याद है, रो मत। ठीक है, आर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइबोसोमल आरएनए, एम से मैसेंजर आरएनए, और टी से ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, तो ये लाइन भी क्लियर हो गया। तीसरा क्या है, इनिशिएशन के लिए इसमें बहुत सारे प्रोटीन चाहिए, जो मेनली जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का उससे ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, आरएनए का जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ही सारा
मॉडिफिकेशन होगा। बताया था ना, जो यूकेरियोट्स है उसमें क्या चाहिए, जल्दी बताइए, प्रोसेसिंग चाहिए, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में हम क्या करते थे, टर्मिनेशन पे बहुत ध्यान देते थे, लेकिन इसमें टर्मिनेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि टर्मिनेशन के बाद इसमें क्या करना है, प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, चलिए एक बात और याद कीजिए, ये याद रखिएगा, टर्मिनेशन में मेनली क्या होता है ना, HN-RNA का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन HN-RNA क्या है, बहुत गंदा संदा इंसान है, इसी को बाद में अच्छा इंसान बनाया जाता है और mRNA इससे ट्रांसफ़र हो जाता है। जब ये अच्छा हो जाता है तो ये भी mRNA का ही एक रूप है, लेकिन ये गंदा संदा माना जाता है, इसलिए इसका प्रोसेसिंग किया जाता है हम लोगों में और बनाया जाता है mRNA। ठीक है, तो यूकेरियोट्स में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ नहीं होगा, क्योंकि यूकेरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, इसलिए दोनों प्रोसेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, mRNA मेनली क्या होगा, तो ट्रांसलेशन से पहले होगा, ये तो आपको पता है, पहले DNA से क्या बनता है, RNA, फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन से पहले ही RNA का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो ट्रांसलेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म में भी कहाँ, राइबोसोम में, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, mRNA सीक्वेंस है। mRNA का सीक्वेंस आपको पता है कैसा होता है, तो मेनली ये बनता कहाँ पे है, तो प्रोमोटर साइट से बनना स्टार्ट होता है और टर्मिनेटर साइट में वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्सॉन इंट्रॉन आपको लग रहा होगा ये क्या है, तो जो DNA का सीक्वेंस होता है ना, और जो mRNA बनाता है, तो उसमें कुछ पार्ट क्या होता है, फंक्शनल होते हैं और कुछ पार्ट नॉन फंक्शनल होता है। जो फंक्शनल होते हैं उसको एक्सॉन कहते हैं और जो नॉन फंक्शनल होता है उसको इंट्रॉन कहते हैं, और ये एक दूसरे से अल्टरनेटिव में पाए जाते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव मतलब एक एक्सॉन फिर एक इंट्रॉन, फिर एक एक्सॉन फिर एक इंट्रॉन। यहाँ तक समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रोमोटर है वो मेनली क्या करेगा, प्रोमोटर में ही हमारा RNA पॉलीमरेज क्या होता है, जाकर अटैच होता है। एक शॉर्ट में बता देती हूँ, जैसा कि हमें पता है जो हमारा RNA है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जो हमारा DNA है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जो हमारा RNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो RNA से DNA में जाने से पहले हमें DNA को क्या करना चाहिए, अनकॉइल करना चाहिए, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको देखेंगे, अनकॉइल करेंगे तो देखिए ये 2 स्ट्रैंड मिलेगा। तो इसमें कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग है और कौन सा स्ट्रैंड नॉन कोडिंग है। तो सबसे पहले, इससे भी पहले हम ये देखेंगे कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट है। टेम्पलेट कहने का क्या मतलब है, जिस स्ट्रैंड को कॉपी करके mRNA बनेगा। ठीक है, तो जो मेनली ये ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो भी प्रोसेस हो रहा है वो होता है 5' to 3'। ये बात आप याद कर लीजिए, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है 5' to 3', और ये भी आपको पता है ये मेनली एंटीपैरल होता है। तो जो हमारा स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा, 3' to 5'। ठीक है, तो दूसरा, और जो हमारा DNA स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री होता है, तो 1' 3' to 5' है, तो दूसरा क्या होगा, 5' to 3' होगा। ठीक है, तभी दोनों में कौन सा है जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो 3' to 5', क्योंकि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो 5' to 3' होता है। ये आपको समझ में आ गया। टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो mRNA बनता है उसका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो डिट्टो होता है हमारा 5' to 3' की तरह, इसलिए जो हमारा 5' to 3' है इसको क्या कहा जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ठीक है, अगर कोडिंग कर रहा है तो ज़रूर है उसमें सेंस होंगे, तो ये क्या होगा, इसको सेंस भी कहा जाएगा। ठीक है, टेम्पलेट का क्या है, वो सिर्फ कॉपी कर रहा है, मतलब वो नॉनसेंस की तरह काम कर रहा है। किसी का भी अगर एग्ज़ाम में आप कॉपी कीजिएगा तो वो क्या कहलाता है, चीटिंग, मतलब वो नॉनसेंस काम कर रहा है। इसलिए जो हमारा टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड है उसको नॉनसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है,
इन्हेंसर जो इन्फ्लुएंस करे रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को, जो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करे, बढ़ा दे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इन्हेंसर, ठीक है। अब एक सीक्वेंस होता है टेम्पलेट में, ये सीक्वेंस स्टार्टिंग से प्रेजेंट होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि आप सुन रहे हैं, तो नहीं, ये सिर्फ प्रोसेसिंग करना है, इसलिए इसका नाम लिया है। कहीं पर भी किसी भी घर में कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ ख़राब भी होते हैं। वैसे ही हमारा डीएनए में क्या होता है, एक पार्ट न्यूक्लियोटाइड का अच्छा होता है तो दूसरा पार्ट ख़राब होता है, फिर एक अच्छा होता है दूसरा ख़राब होता है। तो इसमें प्रोसेसिंग में मेनली हम क्या करते हैं, अच्छे पार्ट को रख लेते हैं और ख़राब पार्ट को निकाल देते हैं, ठीक है। तो जो अच्छा पार्ट है या ख़राब पार्ट है, ये आप खुद ही सोचिएगा। एक होता है उसमें एक्सॉन, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो एक होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं एक्सॉन, और दूसरे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं इंट्रॉन, ठीक है। नाम से क्या लग रहा है, एक्स, मतलब ये बाहर जाएगा, लेकिन नहीं, यही फंक्शनल होता है और यही हमारा डीएनए के टेम्पलेट में रहता है। और इंट्रॉन ऐसा लग रहा है ये अंदर ही रहेगा, लेकिन ये क्या होता है, बाहर जाता है। आप तो सुने ही होंगे, क्या नाम है रूपलता और है कैसी काली, क्या नाम है दयाचंद, दया से भरा हुआ, और है कितना कठोर, किसी पर माया नहीं करता। मतलब नाम से अपोजिट काम, यहाँ पर भी वही होता है, नाम से अपोजिट काम, ठीक है। एक्सॉन ये क्या होगा, ये मेनली ट्रांसक्राइब करेगा और इसी में ट्रांसलेशन होगा, मतलब कि ये हमारा एमआरएनए वाला पार्ट में रह जाएगा। इंट्रॉन ये बाहर निकल जाएगा और इसका ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इसका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होता है। ऐसे भी बुरे चीज़ों का ट्रांसलेशन करके हमको क्या करना है, क्या बुरे चीज़ों का कॉपी बना के हमें ये गैंग बनाना है कि गलत काम करें, हमेशा अच्छी चीज़ों को कॉपी करना चाहिए, ठीक है। लास्ट में होता है टर्मिनेशन, जिसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एक आरएनए पॉलीमरेज 3 आरएनए को बनाता है, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। लेकिन यूकैरियोट्स में हर आरएनए के लिए एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। जैसा कि आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। इसका कोड क्या था, रो मत, ठीक है। आर से राइबोसोमल आरएनए, एम से एमआरएनए, टी से टीआरएनए, ठीक है। इससे ये आपको समझ में आ गया। सिर्फ एक बात और याद रखिएगा, राइबोसोमल आरएनए में सारा राइबोसोमल का सब यूनिट होगा, सिर्फ 5 वाला सब यूनिट नहीं होगा, जो मेनली आरएनए पॉलीमरेज 3 में होता है। ये एक एक्सेप्शन है, हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब पहले आपको कुछ टर्म का मतलब बताती हूँ। एक्टिवेटर, एक्टिवेटर मतलब क्या होता है, एक्टिवेटर मेनली बाइंड करता है और कुछ चीज़ को एक्टिवेट करता है। जैसे कि कोई एथलीट्स है जो दौड़ रहा है, उसके लिए एक्टिवेटर का काम कौन सा करेगा, ग्लूकोज, वैसे ही ये एक्टिवेटर होता है। आरएनए पॉलीमरेज को प्रॉपरली पोजीशन करने के लिए ये यूज होता है, या उसके वर्क को बढ़ाने के लिए। रिप्रेसर, जैसे कोई इंसान क्या होता है, जैसे कोई लड़का है वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो उसके जो आसपास के बच्चे हैं उससे जलना स्टार्ट करेंगे, उसे चिढ़ाना स्टार्ट करेंगे, उसको गलत रास्ते पे ले जाएंगे ताकि वो पढ़ाई ना करे। तो वही होता है रिप्रेसर, जो क्या करता है, एक्टिवेटर को इंटरफेयर करता है कि वो अच्छा काम ना करे। बेसल फैक्टर, ये भी क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को प्रॉपर पोजीशन देगा, ठीक है, और ये रिलीज भी करने में हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो मेनली ट्रांसक्रिप्शन में होता है, प्रॉपर एमआरएनए को बनाने में ये हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। देखिए, अब जैसे हम प्रोकैरियोट्स में पढ़े थे, क्या होता है, हमारा एमआरएनए प्रोमोटर साइट पे इंटर करता है, फिर धीरे धीरे वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्राइब करता है, किस डायरेक्शन में, 5' to 3 डायरेक्शन में, फिर वो टर्मिनेटर पे पहुंचता है और वो बाहर निकल जाता है,
ठीक है, यहाँ तक तो सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो मेनली निकलता है वो होता है HNRNA। ठीक है, HNRNA क्या है, ये गंदा संदा सा लड़का है जिसको हमें साफ़ करना है और बनाना है mRNA। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में HNRNA और mRNA एक ही माना जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग में मेनली क्या होते हैं, पहले तो हम स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग करने का क्या मतलब है, जो गंदा चीज़ है उसको बाहर निकालते हैं, और गंदा चीज़ क्या था, इंट्रॉन, उसको इसमें हम बाहर निकालेंगे। दूसरा क्या करते हैं, कैपिंग करते हैं। अब बंदा गंदगी उससे निकल गया, नहा फिस लिया, कपड़ा पहन लिया, तो जेंटलमैन लगने के लिए कैप तो होना चाहिए, तो इसलिए हम उसका कैपिंग करेंगे। कैपिंग में लिए क्या से किया जाता है, तो 7 मिथाइल ग्वानोसिन से किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि GTP पढ़े थे ना क्रेब्स साइकिल में, तो इसी से किया जाता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से। ठीक है, क्योंकि यही बाद में दूध के AMP बनेगा, AMP और एनर्जी का रिलीज होगा। ठीक है, और टेलिंग किया जाता है, पैर के पास सूजी सब पहनाओगे ना, तो वही सूज पहनाया जाता है पोली ए तेल का। ठीक है, मतलब बहुत सारे एडिनोसिन का। तो हम मेनली क्या किए, HNRNA को mRNA बदले, इसको हम क्या करवाए, कैपिंग करवाए और तेल लगाए। ठीक है, तो यही प्रोसेसिंग होता है। यहाँ तक समझ गए। अब ये देखिए, यही हमारा mRNA बना हुआ है, जिसमें मेनली 2 पार्ट है, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन फंक्शनल है और ये गलत है, तो इसलिए हमें इसे बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम स्प्लाइसिंग करेंगे। चलिए करते हैं। स्प्लाइसिंग कर दिए। स्प्लाइसिंग मतलब क्या होता है, काटना। ठीक है, तो हम एक्सॉन को क्या, एक्सॉन और 2 एक्सॉन के बीच से क्या किया, हम इंट्रॉन को बाहर निकाल दिए, निकल गया इंट्रॉन। अब फिर RNA पॉलीमरेज ही क्या करेगा, सारे इंट्रॉन को जोड़ देगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक्सॉन क्या हो गया, अंदर रह गया, इंट्रॉन बाहर निकल गया। अब उसका क्या करने की ज़रूरत है, कैपिंग। तो कैपिंग हम क्या किए थे, GTP का, मतलब 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का, तो हम कैप पहना दिए। ठीक है, कितना ईजी है। कैपिंग करने के बाद क्या था, हम जो इंट्रॉन है उसको पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि उसको कैप पहनाना। ठीक है, कैप पहना दिए। दूसरा में क्या किए, इसका स्प्लाइस कर दिए। ठीक है, तीसरा में क्या है, इसका पोली तेल लगा लेंगे, पोली ए तेल, क्योंकि बाद में क्या होगा, A और U का जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, वो वीक बॉन्ड होता है, तो टर्मिनेशन में ईजी रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पोली ए तेल बना देते हैं, बना दिया। तो अब क्या किया, एक बार रिवीजन करते हैं। कैपिंग में हम क्या करते हैं, मिथाइल ग्वानोसिन हम 5' इन पे जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जोड़ दिया गया है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन को 5' इन पे जोड़ दिए, mRNA के 5' इन पे। जो टेलिंग होता है वो कौन सा इन पे होगा, दोनों अपोजिट इन पे होता है ना, तो 5' इन पे अगर कैपिंग होगा तो टेलिंग होगा 3' इन पे। ठीक है, ठीक, इतना समझ गए। और ये मेनली होता किसके द्वारा है, पोली ए पॉलीमरेज के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हमारा जो एक्सॉन था और इंट्रॉन था, एक्सॉन वाला पार्ट रह जाता है, इंट्रॉन वाला पार्ट निकल जाता है स्प्लाइसिंग के थ्रू। ठीक है, निकल गया, और इसी के साथ हमारा mRNA कंप्लीट हो गया। तो कुछ चीज़ें ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। उसमें पहले हमारा न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियोटाइड था, उसका एसिलाइजेशन करना अभी किए थे। दूसरा, उसका मिथाइलाइजेशन करना। तीसरा, जो एक्टिवेटर या रिप्रेसर प्रोमोटर साइट पे जुड़ता है, अगर एक्टिवेटर जुड़ेगा तो वो ये एक्टिविटी को फास्ट कर देगा, रिप्रेसर जुड़ेगा तो वो स्लो कर देगा। उसके बाद अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग जो कट हुआ था वो अल्टरनेट हुआ था, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। ठीक है, लगातार नहीं था, अल्टरनेट था, एक को छोड़ के एक को छोड़ के। ठीक है, इसी के साथ हमारा ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन
कंट्रोल पढ़ेंगे। इसमें ये पढ़ेंगे कि जो हमारा लैक एप्रॉन है ना, कैसे हमारे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम नए से नए वीडियो बनाते रहें, और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।